डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुष्यभूति वंश के प्रसिद्ध सम्राट हर्षवर्धन के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से और 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया और किस तरह इन्होंने अपनी विजयों द्वारा अपना साम्राज्य विस्तार किया और कुशल प्रशासन के आधार के अनुसार अपना प्रशासन चलाया। हर्षवर्धन के बारे में जो हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, उन स्रोतों के अनुसार वो जो स्रोत हैं उनमें मुख्यतः हमारे पास जो जानकारी के स्रोत हैं उनमें मुख्यतः चीनी यात्री वेन-सांग का विवरण, मधुबन पत्र, हर्षचरित जिसे बाणभट्ट ने लिखा है, जो कि दरबारी कवि भी रहा हर्ष का। तो इन्होंने जो ऐतिहासिक जानकारी हमें दी है, उस जानकारी के अनुसार हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष की विजयों का उल्लेख किया है, उसके साम्राज्य विस्तार का, और इस तरह हर्षचरित से हमें हर्ष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह हर्षवर्धन के बारे में जानने के जो अन्य स्रोत हैं वे हैं मधुबन पत्र अभिलेख, सोनीपत अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख। ये जो अभिलेख हैं ये हर्ष के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। हर्ष के बारे में जानने से पूर्व हम यह जानना चाहेंगे कि किस तरह जो पुष्यभूति वंश था, पुष्यभूति वंश के चौथे जो शासक थे वे हुए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, परंतु प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो गई और तत्पश्चात प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन कन्नौज का शासक बना। कन्नौज नहीं कहेंगे हम, थानेश्वर, क्षमा चाहूँगा, क्योंकि प्रभाकर वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बना। राज्यवर्धन जो हर्ष का बड़ा भाई था और राज्यश्री जो हर्ष की छोटी बहन थी, तो हर्ष की बहन का विवाह तत्कालीन मौखरी नरेश गृहवर्मन से हुआ था। गृहवर्मन कन्नौज का शासक था। घटनाक्रम ने ऐसे मोड़ लिया कि जब राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेश्वर का शासक बना, तो तभी जो है पुष्यभूति वंश या इसे वर्धन वंश भी कहते हैं, इस वंश पर संकट के बादल मंडराने लगे। हुआ यूं कि मालवा के शासक देवगुप्त ने बंगाल के शासक शशांक के साथ मिलकर कन्नौज के शासक गृहवर्मन की हत्या कर दी और उनकी पत्नी, गृहवर्मन की जो पत्नी थी राजश्री, उसको बंदी बना लिया। जब थानेश्वर में राज्यवर्धन को इस घटना का पता लगा तो उसे बड़ा क्रोध आया। राजश्री की बंदी बनाए जाने की खबर सुनकर राज्यवर्धन सेना सहित देवगुप्त और शशांक से बदला लेने हेतु चल पड़ा। उसने देवगुप्त को पराजित किया, परंतु शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मित्रता प्रदर्शन करते हुए अपने शिविर में बुलाया
तथा धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। जब राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई तो यह समाचार पाकर हर्षवर्धन बड़ा दुखी हुआ और राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन के समक्ष अब बड़ी कठिनाइयां थी। एक ओर उसे अपने शत्रुओं देवगुप्त और शशांक से बदला लेना था, दूसरी ओर उसे अपनी बहन राजश्री की प्राण रक्षा भी करनी थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि राजश्री कैद से भागकर विंध्याचल पर्वत के जंगलों में चली गई थी और अपने पति के शव के साथ सती होना या अब वो सती होना चाहती थी। तो हर्षवर्धन ने बड़ी कुशलता से अपनी कठिनाइयों का सामना किया। उसने एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से विंध्याचल के जंगलों से राजश्री को ढूंढ निकाला, जबकि वह सती होने के लिए बिल्कुल तैयार थी, सती होने जा रही थी। राजश्री को लेकर हर्षवर्धन कन्नौज लौटा और क्योंकि राजश्री ही अब ग्रेवरमन की उत्तराधिकारिणी थी, इसलिए कन्नौज का शासन राजश्री को सौंपा गया और राजश्री ने अपने भाई हर्ष की सहायता से कन्नौज का शासन करना प्रारंभ किया। अब हर्ष के समक्ष शशांक से बदला लेने का प्रश्न था। हर्ष ने शशांक से बदला ही नहीं लिया, बल्कि उसे पराजित कर अपना साम्राज्य विस्तार भी किया। इस तरह हर्ष ने जो अपना सैनिक अभियान व विजय प्राप्त की, उसके संदर्भ में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। शशांक, जैसे मैंने कहा, बंगाल या उस समय बंगाल को गौड़ कहा जाता था, तो वहाँ का शासक था, जिसने कि जैसे मैंने बताया कि मालवा के शासक देवगुप्त के साथ मिलकर ग्रेवरमान को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी। तो इसलिए शशांक को पराजित करना हर्ष के लिए बहुत आवश्यक था। अतः हर्ष ने शशांक को समाप्त करने की ठानी और बाणभट्ट के अनुसार उसने कहा कि हर्ष की दिग्विजय का जो प्रारंभ होगा गौड़ राजा से ही होगा, और इस तरह उसने अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया और गौड़ के शासक अर्थात बंगाल के शासक शशांक को पराजित करके उससे अपने भाई की हत्या का बदला लिया और इस तरह शशांक को उसने पराजित किया। ह्वेन-सांग बताते हैं कि लगभग 637 ईस्वी पूर्व शशांक की मृत्यु लगभग उसी समय हुई थी और शशांक के राज्य को उसने अपने राज्य में मिला दिया। इस तरह शशांक को हर्ष ने पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया और अपने भाई की मृत्यु का बदला भी उससे लिया। हर्ष ने कामरूप पर भी जो है सैनिक अभियान किया। उस समय भास्कर वर्मा कामरूप का राजा था और ऐसा लगता है कि संभवतः शशांक के साथ जब हर्ष ने युद्ध किया तो उस समय भास्कर वर्मा ने उससे सहायता दी हो और इसलिए कामरूप के साथ हर्ष के संबंध मधुर रहे। अर्थात शशांक के विरुद्ध भास्कर वर्मा ने हर्ष की सहायता की और इसलिए हर्ष ने भास्कर वर्मा को कुछ प्रदेश उपहार स्वरूप या उसके पारितोषिक या पुरस्कार स्वरूप से दे दिया। हर्ष ने दक्षिण में भी अपना विजय अभियान जारी रखने का प्रयास किया, परंतु ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि दक्षिण में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से जब वो युद्ध करने गया तो पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने में उसे सफलता नहीं मिली और इस तरह हर्ष का दक्षिण अभियान रुक गया। यद्यपि पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उसके लेखक रविकीर्ति ने कहा है कि पुलकेशिन ने असंख्य सामंतों द्वारा श्रद्धांजलि प्राप्त हर्ष के बड़े बड़े हाथियों को युद्ध में मारने के बाद
उसका हर्ष भय में बदल दिया, अर्थात पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। हर्ष ने अपना साम्राज्य विस्तार हेतु वल्लभी पर आक्रमण किया और वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित करके उससे बाद में वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। इस तरह वल्लभी के साथ हर्ष की मित्रता हो गई। इस संदर्भ में ऐतिहासिक विवरण मिलता है कि ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किया और इस प्रकार उससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए। हर्ष ने सिंध पर भी आक्रमण किया। बाणभट्ट ने लिखा है कि हर्ष ने सिंधु के राजा को नष्ट कर दिया और उसकी संपत्ति को हस्तगत कर लिया। इससे ऐसा लगता है कि हर्ष को सिंध में सफलता प्राप्त हुई, परंतु यह भी सर्वविदित है कि सिंध प्रभाकर वर्धन के विरुद्ध था और संभवतः इसीलिए हर्ष ने सिंध पर आक्रमण किया हो। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसकी यात्रा के समय सिंध एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संभवतः सिंध को अपने अधीन रखने में हर्ष को सफलता प्राप्त नहीं हुई। हर्ष ने नेपाल और कश्मीर पर भी आक्रमण किया और इन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। इस संदर्भ में विद्वानों का मत है कि हर्ष ने नेपाल को भी विजित किया था। आर के मुखर्जी नेपाल और कश्मीर को जो बर्फीले पहाड़ वहाँ के समझे जाते हैं, उस संदर्भ में लिखा है कि कश्मीर को हर्ष का अधीन राज्य माना जाना चाहिए, जिससे ऐसा लगता है कि कश्मीर पर हर्ष का अधिकार था। उड़ीसा पर भी हर्ष ने आक्रमण किया और उड़ीसा को अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इस तरह ऐसा प्रमाण मिलता है कि उड़ीसा विजय के फलस्वरूप हर्ष के साम्राज्य का अंग, उड़ीसा जो है हर्ष के साम्राज्य का अंग बन गया। हर्ष के बारे में यह उल्लेख महत्वपूर्ण है कि हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण प्रदान किया और महायान शाखा के उत्थान हेतु उसने अपनी ओर से पर्याप्त प्रयास किए। हर्ष के धर्म के बारे में ऐसा विद्वानों का मानना है कि व्यक्तिगत रूप से हर्ष पहले सूर्य का उपासक था, या जैसे प्रभाकर, उसका पिता प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था, क्योंकि प्रभाकर वर्धन प्रतिदिन सूर्य को लाल कमल और फूलों का एक गुच्छा अर्पित करता था। राज्यवर्धन के बारे में उल्लेख मिलता है कि वह बौद्ध था, और हर्ष के बारे में ऐसा ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि हर्ष मुख्यतः 3 देवताओं शिव, सूर्य और बुद्ध को हर्ष ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसने तीनों की सेवा के लिए मंदिर बनाए, परंतु अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी हो गया। अर्थात स्पष्ट होता है कि अपने जीवन के प्रारंभ में वह शैव था, परंतु बाद में उसने महायान शाखा का बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध बन गया। हर्ष के बारे में ह्वेनसांग ने जो उल्लेख किया है, तो उस विवरण में हर्ष द्वारा संपादित 2 महत्वपूर्ण सभाओं का उल्लेख मिलता है। एक कन्नौज की सभा, दूसरी प्रयाग की सभा। कन्नौज में हर्ष ने महायान धर्म के विकास के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। ऐसा उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है कि 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक विशाल सभा का आयोजन किया। ये सभा बौद्ध धर्म के विकास हेतु आयोजित की गई थी और हर्ष का उद्देश्य था कि वह ह्वेनसांग की उपस्थिति से लाभ उठाए और बौद्ध धर्म के विकास में ह्वेनसांग का योगदान हासिल करे। इस सभा में बहुत से विद्वान सम्मिलित हुए। इनमें जो विवरण ह्वेनसांग ने दिया है उसके अनुसार 3000 महायान तथा हीनयान के बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और निग्रोध,
नालंदा विश्वविद्यालय की लगभग 1000 बौद्ध विद्वान इस सभा में भाग लेने हेतु सम्मिलित हुए। इस सभा का सभापतित्व तो ह्वेनसांग ने किया और यह सभा लगभग 23 दिन तक चली। इसमें महायान संबंधी विभिन्न विषयों पर या एक विषय वाद विवाद हुए और इस तरह इस सभा में महायान का एक पक्षीय प्रचार किया गया। इस सभा के बारे में ह्वेनसांग ने बड़ा विस्तृत विवरण दिया है, इसके लिए आप अलग से उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह प्रयाग सभा के बारे में भी ह्वेनसांग ने लिखा है कि उसी वर्ष अर्थात 643 ईस्वी में ही हर्षवर्धन ने प्रयाग में भी एक सभा, विशाल सभा जिसे मोक्ष परिषद कहा गया है, उसका आयोजन किया। क्योंकि हर्ष पिछले 30 वर्षों से ऐसी सभाएं आयोजित करता रहा था और प्रयाग में यह छठी सभा थी। यह सभा गंगा के किनारे रेत पर आयोजित की गई, जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं। सभा में हर्ष और ह्वेनसांग के 18 राजसी मित्रों ने भाग लिया और लगभग 5 लाख व्यक्ति इसमें उपस्थित रहे। उनके निवास का प्रबंध सब हर्ष द्वारा किया गया। हर्ष के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष ने इस सभा में दान, बड़ी मात्रा में दान दिया। उसने 5 वर्ष तक संचित अपने धन को व्यय किया। घोड़े, हाथी, सैनिक उपकरण, जो भी आवश्यक थे सब उसने दान किए। यहाँ तक कि अपने हीरे और कपड़े, मालाएं, कांटे, कंगन तक उसने बिना भेदभाव के दान किए। सब कुछ दे चुकने के बाद भी उसने अपनी बहन राजश्री से एक पुराना वस्त्र मांगा और उसको पहनकर 10 दिशाओं में बुद्धों की पूजा और प्रसन्नता का अनुभव कर अपने दान धर्म को समाप्त किया। यद्यपि यह विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक नहीं, हर्षवर्धन एक दान प्रिय व्यक्ति था और उसने बड़ी पैमाने पर दान दिया। हर्ष के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हर्ष का प्रशासन बड़ा कुशल था। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने प्रत्येक दिन को 3 भागों में बांट रखा था, जिसमें वह एक भाग में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करता था तथा दिन के 2 भागों में धार्मिक क्रियाकलापों को संपन्न करता था। वह समय समय पर अपने राज्य का दौरा किया करता था तथा राज्य में अपनी प्रजा का हाल चाल, उसके सुख दुख को जानने का प्रयास करता था, उनका समाधान करता था। प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए उसके अधीन एक मंत्री परिषद थी, जो कि विभिन्न विषयों पर उसे सलाह देती थी। मंत्री परिषद यद्यपि शासक चुनने में मदद नहीं करती थी, परंतु बहुमूल्य विषयों पर राजा को सलाह देती थी। कुशल प्रशासन हेतु हर्ष ने एक सुव्यवस्थित सचिवालय स्थापित कर रखा था। बाण ने अवंती को विदेश मंत्री तथा युद्ध मंत्री बताया है। इसी प्रकार सिंहानंद को उसने हर्ष का महासेनापति, कुंतल को घुड़सवार सेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त को हाथी सेना का मुखिया और इसी तरह स्कंदगुप्त को महाप्रमातार, महासामंत कहा गया है। इसी तरह मधुबनी वाले पत्र में महाराज ईश्वर गुप्त को रिकार्ड संरक्षक कहा गया है। बांसखेड़ा ताम्र पत्र में भानु को रिकार्ड संरक्षक कहा गया है। और इसके अतिरिक्त अभिलेखों में हर्ष के जिन कर्मचारियों के नाम मिलते हैं, जिन अधिकारियों के नाम मिलते हैं, उनमें महासामंत, महाराज, दोसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, उपरिख, विषयपति आदि मुख्य हैं। ह्वेनसांग के पास एक विशाल सेना थी। ह्वेनसांग नहीं, हर्षवर्धन के पास एक विशाल सेना थी और ह्वेनसांग ने इस सेना का विवरण इस प्रकार दिया है कि हर्ष के पास 5000 हाथी, 2000 घुड़सवार,
5000 पैदल सैनिक उसकी सेना में नियुक्त थे और अपनी सेना के बल पर हर्ष ने महत्वपूर्ण विजयें प्राप्त की। हर्ष की जो कर व्यवस्था थी, तो कर व्यवस्था के अंतर्गत हर्ष ने 3 प्रकार के करों का मुख्यतः विधान किया कि हर्ष ने 3 प्रकार के जो कर थे उनमें मुख्यतः भाग, हिरण्य और बलि मुख्य थे। भाग जो कर था वह भूमि कर था, अर्थात भूमि कर को भाग कहा जाता था। हिरण्य जो कर था वह कृषक या व्यापारियों से नगद लिया जाता था, अर्थात नगद लिए जाने वाले कर को हिरण्य कहते थे। और बलि का अभिप्राय विभिन्न करों से था, अर्थात अन्य प्रकार जो विभिन्न कर थे उन्हें बलि कहा जाता था। हर्ष ने दंड विधान का जो प्रावधान था, ह्वेनसांग लिखता है कि हर्ष के साम्राज्य में अपराधी और विद्रोही बहुत कम थे। जब कानून तोड़ा जाता था तभी अपराधी को दंड दिया जाता था, शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण अपराधों में ही अपराधियों के नाक तथा कान काट दिए जाते थे। इस तरह हर्ष के कुशल प्रशासन का उल्लेख बाण और ह्वेनसांग